Hi, this is Aditi Rana. Today we will complete class 8th NCERT Science chapter 15, some natural phenomena. Natural phenomena is anything that occurs on its own in nature without any kind of human intervention. Natural phenomena क्या होती है? ऐसी चीज जो प्राकृतिक रूप से खुद होती है और ह्यूमन का उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता, यानी कि बिजली कड़क रही है, बरसात हो रही है, बहुत तेज हवा चल रही है, या वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, साइक्लोन आ रहे हैं, है ना, अर्थक्वेक आ रहा है, तो इसमें इंसान का तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, हमने तो क्रिएट नहीं किया, ये प्राकृतिक चीजें हैं, तो यही आपके नेचुरल फिनोमिना है। In this chapter we will discuss two natural occurring phenomena, lightning, earthquake and its characteristics। इस चैप्टर में हम दो नेचुरल फिनोमिना पढ़ेंगे, लाइटनिंग यानी कि बिजली का कड़कना और अर्थक्वेक। अर्थक्वेक कैसे आता है हम ये देखेंगे और उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखेंगे। लाइटनिंग इज कॉज ड्यू टू स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज क्या होता है? जब दो चीज़ों को रब किया जाता है तो उनके ऊपर चार्ज तो आ जाता है लेकिन वो स्टैटिक होता है, यानी कि वो चीज़ें मोशन खुद से नहीं कर रही हैं, वो स्टेशनरी पोजीशन पे है लेकिन हमने उन्हें रब किया है, इसकी वजह से उनके ऊपर स्टैटिक चार्ज है। तो लाइटनिंग कब होती है? जब उसके ऊपर स्टैटिक चार्ज आ जाता है। इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट दैट इज विदाउट मोशन इज रिफर्ड टू एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज तो है किसी ऑब्जेक्ट पे लेकिन वो रेस्ट पोजीशन में है, कोई मोशन नहीं कर रहा, तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाएगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टैटिक चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दो तरह के होते हैं स्टैटिक चार्ज, पॉजिटिव होगा या तो उस ऑब्जेक्ट पे या फिर नेगेटिव चार्ज होगा। स्टैटिक चार्ज आर प्रोड्यूस्ड बाय द फ्रिक्शन बिटवीन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज। स्टैटिक चार्ज आता कैसे है किसी ऑब्जेक्ट पे? जब दो बॉडी आपस में इंटरेक्ट करती हैं, कांटेक्ट में आती हैं, रब होती हैं, तो जो फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से स्टैटिक चार्ज क्रिएट होता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज exert a force on each other. This force could be attractive, repulsive or depending on the charge. जो स्टैटिक चार्ज है वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स को एक्सर्ट करता है, अप्लाई करता है और डिपेंड करता है कि ये फोर्स अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, कि उस ऑब्जेक्ट पे कौन सा चार्ज है। फॉर एग्जांपल जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि जब दो लाइक चार्जेस होते हैं, जब टू लाइक चार्जेस है, सपोज करिए इस ऑब्जेक्ट पे भी पॉजिटिव है, इस पे भी पॉजिटिव है, तो वो दोनों रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट पे नेगेटिव चार्ज है, दूसरे पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो वो दोनों क्या करेंगे? नेगेटिव नेगेटिव भी क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। पर एक कंडीशन ऐसी है कि एक ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे नेगेटिव है, तो वो क्या करेंगे? अपोजिट अट्रैक्ट करेंगे और वो दोनों चीजें पास आ जाएंगी। ओके, किस तरीके से अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं और सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं ये हम सीखेंगे एक एक्टिविटी से फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। फर्स्टली एक्टिविटी में हमें क्या करना है? दो बलून्स लेने हैं, अब इन दोनों को रब करना है वूलन क्लॉथ से। तो हमने क्या देखा कि दो बलून थे और हमने इन्हें हैंग किया था किसी थ्रेड से पास, ठीक है। फिर जब हम इन दोनों को वूलन क्लॉथ से रब करते हैं तो इनके ऊपर एक चार्ज आ जाता है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि जब हम दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से उस पर स्टैटिक चार्ज आ जाता है। अब क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट सेम है, दोनों चीजें बलून है और जिससे रब किया गया है वो भी वूलन क्लॉथ है, यानी कि एक ही चीज से दोनों को रब किया गया है, यानी कि इन दोनों पे जो चार्ज आया होगा वो भी सेम होगा। इसलिए अब ये दोनों क्या कर रहे हैं? दूर जा रहे हैं, एक दूसरे से रिपेल कर रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं, क्योंकि इन दोनों पे सेम चार्जेस है। जैसा कि लिखा हुआ है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, या तो इन दोनों पे पॉजिटिव पॉजिटिव होगा या पे इन दोनों पे नेगेटिव नेगेटिव होगा, इसलिए एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमने क्या किया? कोई भी एक टम्बलर लिया, कोई भी एक बर्तन लिया, उसमें हमने एक रिफिल को पॉलीथिन से रब करके जब उस पर चार्ज आ गया तो हमने उस टम्बलर में डाल दिया, ठीक है। फिर हमने एक दूसरी रिफिल ली पेन की और अब हमने क्या किया? इसे भी पॉलीथिन से रब किया और पहली वाली रिफिल से जस्ट बिल्कुल सटा के इसे रख दिया। पर हमने क्या देखा? क्योंकि ये दोनों ही रिफिल हैं प्लास्टिक की और हमने इन्हें रब भी पॉलीथिन से किया है, तो दो सिमिलर ऑब्जेक्ट है एक जैसे और उन्हें एक ही चीज से रब किया है, इसी वजह से दोनों पे जो चार्ज आया होगा वो सेम था, इसलिए ये दोनों भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे, ठीक है। अब फाइनल एक्टिविटी देखते हैं। अब हमने क्या किया? बलून को हम पहले ही चार्ज कर चुके थे वूलन क्लॉथ से और हमने रिफिल को चार्ज किया था एक पॉलीथिन से रब करके, ठीक है। अब हमने क्या किया? एक बलून को जो कि चार्ज है और एक रिफिल जो चार्ज है उसे जब हम पास लेके आए तो क्या हुआ? अनलाइक चार्जेस हैं तो इसलिए अट्रैक्ट कर रहे हैं। बलून अलग मटेरियल है और इसे अलग चीज से रब करके चार्ज किया है, रिफिल को हमने अलग तरीके से चार्ज किया है, ये अलग मटेरियल से बना हुआ है, तो अब क्या है? इन दोनों पे अपोजिट चार्जेस हैं, ठीक है। एक पे नेगेटिव है, एक पे पॉजिटिव है, तो अब ये दोनों क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के पास आ रहे हैं। नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंट 1। रब योर हेयर विद अ कॉम्ब एंड प्लेस इट नियर फ्यू पीसेज ऑफ पेपर। आपको अपने बालों में
कॉम्ब है ना उसे बार बार रब करना है। उसके बाद कुछ पीसेज होंगे कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं, उनके पास आपको वो कॉम्ब लेके जाना है। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, द पीस ऑफ पेपर आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कॉम्ब। आप देखेंगे वो छोटे छोटे कागज के टुकड़े हैं वो कॉम्ब से स्टिक हो रहे हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और उससे चिपक रहे हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी, अर्लियर द कॉम्ब एंड द पीसेज ऑफ पेपर वर न्यूट्रल। पहले जो कॉम्ब थी, कंघी थी, और जो कागज के टुकड़े थे वो न्यूट्रल थे, उनपे कोई भी चार्ज नहीं था। लेकिन जब हमने कॉम्ब को अपने बालों से रब किया तो जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो हमारे बालों से कॉम्ब पर ट्रांसफर हो गए, इसलिए वो जो कॉम्ब थी वो चार्ज हो गई नेगेटिवली। And when the comb is brought near the pieces of paper, the electric field of the comb influence the paper and it gets polarized. फिर जब हम उस कॉम्ब को उन कागज़ के टुकड़ों के पास लाए तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो कॉम्ब की थी उसने प्रभाव डाला उन कागज़ के टुकड़ों पर, और जो कॉम्ब थी वो आपकी नेगेटिवली चार्ज थी, इसलिए उसके बाद उसने उन पेपर्स को अट्रैक्ट किया जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट 2, रब 2 ग्लास रोड विद अ पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ एंड ब्रिंग द 2 ग्लास रोड क्लोजर। आपको क्या करना है, 2 ग्लास की रोड लेनी है और फिर उन्हें सिल्क के कपड़े से रब करना है। फिर जब आप उन दोनों को पास लाओगे तो क्या होगा, वो ग्लास की रोड एक दूसरे को रिपेल करेंगी। क्यों? क्योंकि दोनों ग्लास की रोड है, यानी कि एक ही मटेरियल से बनी हुई है और हमने एक ही मटेरियल से उन्हें रब किया है, यानी कि सिल्क क्लॉथ से रब किया है, तो उनके ऊपर जो चार्ज आएगा वो भी सेम ही होगा। See explanation. When we rub the glass rod on a piece of silk cloth, the positive charge were transferred from silk to the glass rod. जब हमने ग्लास रोड को एक सिल्क के कपड़े से रब किया, जो पॉजिटिव चार्ज था सिल्क के कपड़े पर जो पॉजिटिव चार्ज था वो ग्लास रोड पे ट्रांसफर हो गया। Now the rods are charged positively and when two such glass rods are brought closer, they repel each other. अब 2 ग्लास की रोड है, यानी कि पहली वाले भी पॉजिटिव चार्ज लिए हुई है और दूसरी वाली भी पॉजिटिव चार्ज ली हुई है, तो जब इन दोनों को हम पास लाएंगे ये रिपेल करेंगी, एक दूसरे से दूर जाएंगी। नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ चार्ज। चार्ज कैन बी ट्रांसफर थ्रू गुड कंडक्टर्स टू अनदर कंडक्टिंग मटेरियल। जो चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, उन्हें हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक कंडक्टर से, एक ऐसे मेटल से जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, दूसरे मेटल या मटेरियल में जो कि गुड कंडक्टर है। हम इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं चार्ज को। द चार्ज ट्रांसफर इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। ये जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मूवमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन का एक एटम से दूसरे एटम की तरफ। नेक्स्ट इज एन एक्टिविटी। टेक अ जैम बॉटल, कार्डबोर्ड, मेटल, पेपर क्लिप, एल्यूमिनियम फॉयल एंड यू कैन मेक अ होम मेड इलेक्ट्रोस्कोप। आपको इलेक्ट्रोस्कोप बनाना है, इसके लिए आप क्या करेंगे, आपने ये एक जैम की बोतल ली, ठीक है, आपने कार्डबोर्ड लिया और इसके ऊपर रख दिया, उसके बाद आपने एक मेटल पेपर क्लिप ली और इसके अंदर डाल दी, ठीक है। उसके बाद आपने एल्यूमिनियम फॉयल जो होती है, जो आप अपने टिफिन में यूज करते हो, उसके 2 इक्वल पीसेस कट करें, ठीक, और इस पेपर क्लिप में हैंग कर दिए जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपका होममेड इलेक्ट्रोस्कोप रेडी हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये एल्यूमिनियम के फॉयल के 2 इक्वल साइज के पीसेस हैं जो मेटल पेपर क्लिप पे लटक रहे हैं। अब आप क्या करोगे, एक चार्ज रिफिल को अगर इसके ऊपर टच करोगे मेटल पेपर क्लिप के, तो क्या होगा, ये रिफिल पे एक पर्टिकुलर चार्ज होगा, इसकी वजह से दोनों एल्यूमिनियम फॉयल के टुकड़े हैं, पीसेस हैं, उन पे भी सेम चार्ज अप्लाई होगा। इसकी वजह से दोनों क्या करेंगे, दूर दूर जाएंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट आपको क्या करना है, अब इसे हटा दीजिए रिफिल को। अब आपको क्या करना है, सबसे ऊपर ये जो हिस्सा है यहाँ पे आपको अपना हैंड रखना है। जैसे ही आप यहाँ पे अपना हाथ रखेंगे तो क्या होगा, पहले तो ये एल्यूमिनियम फॉयल थे, ये ऐसे हो गए थे क्योंकि ये चार्ज हो गए थे सेम ऑब्जेक्ट से, इसलिए इन दोनों पे सेम चार्ज था, एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे ही आपने यहाँ पे अपना हाथ रखा तो इनके अंदर जो भी चार्ज था वो आपके हाथ से होता हुआ, आपकी बॉडी से होता हुआ अर्थ तक चला गया और अर्थिंग हो गई, ठीक है। तो इस वजह से अब ये दोनों कैसे हो जाएंगे, पहली वाली पोजीशन में ही आ जाएंगे, यानी कि पास दोबारा से आ जाएंगे। सी इलेक्ट्रोस्कोप, अ डिवाइस दैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसी डिवाइस है जो डिटेक्ट कर सकती है कि किसी बॉडी पे चार्ज है या नहीं है। तो इस तरीके से होती है आपकी इलेक्ट्रोस्कोप। सी हियर, ऊपर एक डिस्क होती है, ठीक है, नीचे एक इंसुलेटेड प्लग होता है, ग्लास का केस होता है, ब्रास की रॉड होती है, गोल्ड लीफ होती है, मेटल फॉयल होती है, और इसके ऊपर आप ऑब्जेक्ट को रखकर यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रिपेल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा। इस तरीके की चीजें आप करके देख सकते हैं, अर्थिंग भी चेक करके देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप।
जब कोई ऑब्जेक्ट उस पर जो भी चार्ज है उसे ट्रांसफर कर देता है दूसरे ऑब्जेक्ट में, तब वो डिस्चार्ज हो जाता है और वो डिस्चार्ज ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो हमने देखा कि एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट था, एल्यूमिनियम फॉयल थी, उन्होंने अपना चार्ज हमारे हाथ तक दे दिया, यानी कि वो अब डिस्चार्ज ऑब्जेक्ट हो गई। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग चार्ज फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। हमारा हाथ से होते हुए, हमारा हैंड था, उससे होते हुए वो चार्ज क्या हुआ, हमारी बॉडी से होते हुए अर्थ तक चला गया। तो यानी कि वो प्रोसेस, जब कोई भी चार्ज है वो किसी भी बॉडी से होता हुआ अर्थ तक पहुंच जाए, तो वो प्रोसेस कहलाती है अर्थिंग। नेक्स्ट, अर्थिंग इज प्रोवाइडेड इन बिल्डिंग टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक्स ड्यू टू एनी लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। अर्थिंग बहुत हेल्पफुल है क्योंकि ये हमें बचाती है, हमारी बिल्डिंग्स को बचाती है। कभी कहीं इलेक्ट्रिकल शॉक्स हो जाए, तो अगर लीकेज हो रहा है कहीं पे इलेक्ट्रिक करंट का, तो अर्थिंग की वजह से क्या होता है, हमें कोई डैमेज नहीं होता है, वो करंट सीधा अर्थ के अंदर चला जाता है। द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग, ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म द हॉट एयर मूव्स अपवर्ड वाइल द रेन ड्रॉप्स फॉल डाउनवर्ड्स। जब भी कभी थंडरस्टॉर्म होता है, कभी आंधी तूफान आता है, बिजली कड़कती है, तो क्या होता है, जो गर्म हवा होती है वो ऊपर की तरफ जाती है और जो बारिश की बूंदें होती है वो नीचे की तरफ आती हैं। दिस लीड टू अ सेपरेशन ऑफ चार्ज इन द एटमॉस्फेयर। इसकी वजह से एटमॉस्फेयर में जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं वो थोड़े डिफरेंस पे आ जाते हैं। एज ए रिजल्ट द नेगेटिव चार्ज गेट accumulated in the lower edge of the cloud while positive charge accumulate at the upper edge। इसकी वजह से क्या होता है, जो नेगेटिव चार्ज होता है बादलों में, वो कहाँ आ जाता है, आपका नीचे की साइड आ जाता है। ये आपको दिखाई दे रहा है, बादलों में जो नेगेटिव चार्ज था वो नीचे की तरफ आ जाता है इसकी वजह से, और जो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है वो कहाँ चला जाता है, ऊपर की तरफ आपका पॉजिटिव चार्ज चला जाता है। अ ग्राउंड इज एक्यूमुलेटेड विद अ पॉजिटिव चार्ज ऑल ओवर। और जो हमारी जमीन है, जो हमारा ग्राउंड है, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ओवरऑल बात कर रहे हैं। दिस चार्ज बिगेन टू मल्टीप्लाई ड्यू टू इंक्रीज इन विंड एंड रेनफॉल। क्योंकि धीरे धीरे हवा भी तेज हो रही है, बारिश भी तेज हो रही है, तो ये जो चार्ज है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, ये क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। Although the air is a poor conductor of electricity due to heavy charge, it is unable to restrict the electrical flow after some time। हमें पता है कि एयर पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन इतना हैवी चार्ज हो जाता है जब बहुत तेज हवा चल रही है, बारिश हो रही है, कि ये रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाता, इतना नहीं रोक पाता है इलेक्ट्रिक फ्लो को थोड़े टाइम के लिए। The negative charge and positive charge meet, which result in the production of electric spark in the form of streak of light accompanied by a sound। अब क्या हुआ कि आपने देखा कि जो ऊपर के बादल थे उन पे तो पॉजिटिव चार्ज था, जो नीचे के बादल है उन पे नेगेटिव चार्ज है। अब बहुत हवा चल रही है, बारिश हो रही है, बार बार ये बादल टकरा रहे हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है, स्पार्क हो रहा है। आपने देखा होगा जब दो चार्ज चीजें, ठीक है, आपस में टकराती हैं, या कभी आपने देखा होगा दो वायर हैं, जब आप उन्हें साथ में कनेक्ट करते हो तो आपको स्पार्क ऑफ लाइट दिखता है, ठीक है। तो इसी तरह से जब ये क्लाउड्स आपस में कोलाइड करेंगे तो आपको स्पार्क ऑफ लाइट दिखेगा, और उसके साथ लाइटनिंग होती है और एक साउंड भी प्रोड्यूस होता है। तो जब ये चार्ज क्लाउड साथ में टकराते हैं तो क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, बहुत तेज आवाज आती है बादल गरजने की, और बिजली भी कड़कती है। द स्ट्रीक इज कॉल्ड लाइटनिंग। ये जो स्पार्क हुआ है, जब दो चार्ज आपस में मिले, जो स्पार्क क्रिएट हुआ है, इसे आप लाइटनिंग कहेंगे, और इस पूरे फिनोमेना को कहेंगे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इस पूरे जो प्रोसेस हुई है इसे कहेंगे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। दिस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन अकर बिटवीन 2 or more क्लाउड्स। ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो हो रहा है ये 2 या उससे ज्यादा क्लाउड्स के बीच में हो सकता है। द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम क्लाउड टू क्लाउड और फ्रॉम क्लाउड टू अर्थ ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ये जो प्रोसेस होती है कि चार्ज फ्लो करता है एक बादल से दूसरे बादल में, या बादल से अर्थ की तरफ फ्लो करता है, ठीक है, क्योंकि सेपरेशन हो गया है एक बादल में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का, इसी प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। नेक्स्ट इज लाइटनिंग सेफ्टी। ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म नो ओपन प्लेस इज सेफ। जब भी कभी बिजली कड़क रही हो और तूफान आ रहा हो, तो अगर आप खुले किसी प्लेस पर हैं तो वो आपके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, हो सकता है आप पे बिजली गिरे, ठीक है। सो हियरिंग थंडर इज एन अलर्ट टू रश टू अ सेफर प्लेस। जब भी आपको बिजली कड़कती हुई सुनाई दे तो आपको क्या करना चाहिए, तुरंत किसी सुरक्षित जगह पे पहुंच जाना चाहिए। आफ्टर हियरिंग द लास्ट थंडर वेट फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग आउट ऑफ द सेफ प्लेस। अगर आपको लग रहा है कि बारिश थम गई है, थोड़ी देर पहले आपने सुनी थी आवाज,
लाइटनिंग की, थंडरिंग की। तो अभी थोड़ी देर और रुकिए, जब बिल्कुल श्योर हो जाए कि मौसम सही हो गया है तभी उस सेफ प्लेस से बाहर निकल के आए। फाइंड अ सेफ प्लेस और शेल्टर अंडर स्मॉल ट्री। किसी छोटे पेड़ के नीचे आप शेल्टर ले सकते हैं या थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं। इफ इनसाइड अ कार और व्हीकल, स्टे इनसाइड विद डोर्स एंड विंडोज शट। अगर आप किसी गाड़ी के अंदर है, किसी भी व्हीकल के अंदर है, तो उसके अंदर तब तक रहिए जब तक कि बाहर का मौसम सही ना हो जाए, और सारी डोर्स और विंडोज को अच्छे से बंद कर लीजिए। स्टे अवे फ्रॉम मेटल पोल्स। ऐसे पोल्स से, ऐसे खंभों से दूर रहिए जो कि मेटल के बने हुए हैं, क्योंकि वहां पे बिजली गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अनप्लग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। आपके घर में जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज है, जैसे आपका टीवी है, फ्रिज है, ठीक है, वॉशिंग मशीन है, कूलर है, इन सब को भी क्या करिए, इनके स्विच निकाल के रख दीजिए। अदरवाइज क्या होगा कि हो सकता है कि ये ऑन नहीं हो फिर भी इनमें करंट पास हो रहा हो। अवॉइड बाथिंग एंड यूजिंग रनिंग वाटर। ऐसे समय में जब इतना तूफान आ रहा है, बिजली कड़क रही है, बादल फट रहे हैं, तो आपको क्या करना है, बहते हुए पानी से दूर रहना है। हो सकता है उसमें करंट पास हो रहा हो, राइट, और नहाना भी नहीं चाहिए उस टाइम। अवॉइड कॉन्टैक्ट विथ टेलीफोन्स एंड इलेक्ट्रिक वायर। ऐसे समय में इलेक्ट्रिकल वायर से दूर ही रहें और टेलीफोन का भी यूज ना करें। डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, इंस्टेड क्रॉच विद योर हैंड इन बिटवीन योर हैंड्स। जमीन पे लेटना नहीं है आपको, क्या करना है, ये जैसे आपको पोजीशन दिखाई दी है इस तरीके से आप बैठ सकते हैं और खुद को सेफ रख सकते हैं। नेक्स्ट इज लाइटनिंग कंडक्टर। इट इज डेवलप्ड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन, जैसा कि आपको फोटो दिखाई दे रहा है। टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स फ्रॉम लाइटनिंग, अ लाइटनिंग कंडक्टर डिवाइस इज यूज्ड। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को बचाने के लिए कि लाइटनिंग से, कि उन पे बिजली ना गिरे, लाइटनिंग कंडक्टर का इस्तेमाल होता है। That the building is being constructed, a metallic rod having height more than the building is placed in the walls of the building. जब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करा रहे होते हैं तो एक मेटलिक रॉड, एक बड़ी सी मेटलिक रॉड जिसकी हाइट बिल्डिंग से ज़्यादा होती है, उसे भी वॉल, जो बिल्डिंग्स के किनारों वाली दीवारें होती हैं उसमें बिल्ड कर देते हैं हम। तो ये जो मेटलिक रॉड है इसकी हाइट बिल्डिंग से ज़्यादा है, ठीक है। इसकी रॉड का एक सिरा तो ऐसे है कि वो बिल्डिंग के बहुत ऊपर एयर में दिखाई दे रहा होता है आपको, और जो उसका दूसरा सिरा होता है वो बहुत अंदर ज़मीन के नीचे होता है। दिस रॉड इज अ कंडक्टर। ये रॉड ऐसे मटेरियल की बनी होती है जो कि गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। इसी वजह से अगर लाइटनिंग होती भी है देन इट अलाउज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू द ग्राउंड। अगर मान लीजिए इस पे लाइटनिंग होती है तो अगर लाइटनिंग होती भी है तो क्या होगा, इस पे गिरेगी कंडक्टर पे और इससे होती हुई सीधा अर्थ में पहुंच जाएगी विद द प्रोसेस ऑफ अर्थिंग, ठीक है। इफ लाइटनिंग हिट्स द बिल्डिंग द कॉपर वायर्स कैरी दिस चार्ज क्विकली टू द ग्राउंड। कभी गलती से लाइटनिंग होती है, कभी बिजली गिरती है इस बिल्डिंग पे, तो क्या होगा, ये जो कॉपर वायर्स हैं या एक बड़ा सा मेटलिक जो रॉड हमने बनाया है कॉपर का, इससे होती हुई वो जो बिजली है वो कहाँ चली जाएगी, अर्थ के अंदर चली जाएगी और बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं होगा। इसी को डायग्राम से समझते हैं। सी हियर, यहाँ पे क्लाउड्स हैं जिनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, तो जब दो क्लाउड्स आपस में टकराएंगे स्पार्क होगा, बिजली कड़केगी, साउंड क्रिएट होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि बिजली ये है, बिजली कड़क रही है, बिजली इस बिल्डिंग पे गिरने वाली है, लेकिन हमने यहाँ पे लाइटनिंग कंडक्टर लगा रखा है। तो लाइटनिंग कंडक्टर क्या है, एक मेटलिक रॉड है बड़ी सी जिसकी हाइट बिल्डिंग से ज्यादा है। देखा, यहाँ से शुरू हुई और यहाँ तक अंदर जा रही है। तो इसका एक सिरा तो हवा में है जिसकी वजह से अगर लाइटनिंग होगी तो वो सारे जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो इससे होते हुए अर्थ के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा लाइटनिंग कंडक्टर जो कि आपको दिखाई दे रहा है ऊपर बिल्डिंग के, और ये है कॉपर प्लेट। यहाँ तक ये चार्ज पहुंच जाएंगे अर्थ के नीचे और जो बिल्डिंग है उससे कोई भी डैमेज नहीं होगा। Earthquake. Earthquake is a sudden shaking or trembling of the earth which lasts for a very short time. Earthquake क्या है कि जो अर्थ का सरफेस है वो थोड़ी देर के लिए अचानक से शेक करने लगता है, एकदम जो हमारे जमीन है पैरों के नीचे वो हिलने लगती है, उसी को अर्थक्वेक कहते हैं। इट इज कॉज्ड बाय द डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। और ये क्यों होता है, अर्थक्वेक क्यों आता है, क्योंकि जो अर्थ का क्रस्ट है, जो सबसे ऊपरी सतह है अर्थ की, उस पर डिस्टर्बेंस होता है उसके अंदर नीचे की तरफ, इसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक अकर ऑल द टाइम ऑल ओवर द अर्थ, दे आर नॉट इवन नोटिस्ड। अर्थक्वेक है काफी समय आता रहता है, अर्थ के नीचे तो हलचल चलती ही रहती है, लेकिन ये इतना माइन्यूट होता है, इतना हल्का होता है कि हम इसे नोटिस ही नहीं कर पाते हैं। मेजर अर्थक्वेक आर मच लेस फ्रीक्वेंट। बहुत ही कम बार ऐसा होता है कि एक बड़ा अर्थक्वेक आता है, और जब बड़ा अर्थक्वेक आता है तो डिस्ट्रक्शन इतना ज़्यादा होता है कि हम उसे नोटिस करते हैं। दे कैन कॉज इमेंस डैमेज टू बिल्डिंग, ब्रिज, डैम्स एंड पीपल।
जब एक बड़ा अर्थक्वेक आता है तो इतना डिस्ट्रक्शन होता है, डैम्स टूट जाते हैं, ब्रिजेस टूट जाते हैं, लोगों को और प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अर्थक्वेक कैन कॉज फ्लड्स, लैंडस्लाइड एंड सुनामी। जब अर्थक्वेक आता है तो उसके साथ क्या होता है, कई बार फ्लड आ जाता है, बहुत ज़्यादा पानी भी बहने लगता है, लोगों को बहुत नुकसान होता है, कई बार ज़मीन भी खिसक जाती है और कई बार सुनामी भी आ जाती है। What causes an earthquake? Earthquake आने का कारण क्या है? The disturbance deep down inside the uppermost layer of the earth called the crust. Earthquake इसलिए आता है क्योंकि disturbance create होता है अर्थ की जो सबसे ऊपरी सतह है क्रस्ट पे। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो जो इसकी सबसे ऊपरी सतह है, जो क्रस्ट है अर्थ का, इसमें जब भी डिस्टर्बेंस होता है इसके अंदर तभी अर्थक्वेक आता है। आप देखते हैं कि डिस्टर्बेंस क्यों होता है। सी द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नॉट इन वन पीस। ये जो हमारा क्रस्ट है ऐसा नहीं है कि ये पूरा एक बड़ा सा टुकड़ा है, ऐसा नहीं है कि एक बड़ा सा टुकड़ा है, ये क्या है, इट इज फ्रेगमेंटेड, यानी कि ये छोटे छोटे टुकड़ों से मिलके बना हुआ है, ठीक है। और हर छोटे टुकड़े को क्या कहा जाता है, प्लेट। सो एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि जो हमारा क्रस्ट है ये एक बड़ा टुकड़ा नहीं है, ये बड़े बड़े फ्रेगमेंट्स हैं, बड़े बड़े टुकड़े उससे मिलके बना है जिन्हें हम प्लेट कहते हैं। तो आपको यहाँ पे दे रहा है यूरेशियन प्लेट, अरेबियन प्लेट, इंडियन प्लेट। तो इस तरीके से आपको दिख रहे हैं कि इन प्लेट से मिलके ये क्रस्ट बना है। तो जब क्या होता है, जब दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं, ये एक प्लेट है क्रस्ट की, ये दूसरी प्लेट है, तो जब ये आपस में कोलाइड करती है, एक दूसरे से टकराती हैं, रब करती हैं, तो कई बार क्या होता है, ये देखिए कोलाइड कर रही है, एक दूसरे से रब कर रही है। तो जब ये रब करती हैं तो क्या होता है, कई बार एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंस जाती है, ठीक है। या तो ये हुआ केस कि एक प्लेट दूसरी के नीचे धंस गई, ठीक है। दूसरा क्या है कि ये प्लेट जो इस तरीके से थी, ये एक दूसरे से रब कर रही थी, तो भी एक प्लेट दूसरे के ऊपर चढ़ गई। तो इस तरीके से क्या होता है, अर्थक्वेक बनता है। जब एक प्लेट दूसरे से रब करती है, कोलाइड करती है और उनमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, तब हमारे अर्थक्वेक आता है। These plates are always in motion, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो मोशन कर रही है, इस वजह से ये प्लेट्स भी हमेशा मोशन में ही रहती हैं। और ये कब आपस में रब करें, स्लाइड करें, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करें, तो ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए इम्पॉसिबल है प्रिडिक्ट करना कि अर्थक्वेक कब आएगा। नेक्स्ट इज सीस्मिक और फॉल्ट जोन। जो बाउंड्रीज होती हैं इन प्लेट्स की, अर्थ क्रस्ट की, वो ही वीक जोन होती हैं, ठीक है। मान लीजिए ये एक प्लेट है, ठीक है, तो ये जो इसकी बाउंड्रीज हैं इन्हें वीक जोन कहा जाता है या सीस्मिक जोन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अर्थक्वेक का इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। जब दो प्लेटें आपस में टकराएंगी तो सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रक्शन होगा ना, वो कहाँ पे होगा, उसकी बाउंड्रीज पे। इसलिए बाउंड्रीज को कहा जाता है फॉल्ट जोन या फिर सीस्मिक जोन या फिर वीक जोन भी कहते हैं, ठीक है। इन इंडिया द एरियाज मोस्ट थ्रेटेड आर, इंडिया में कौन से एरियाज हैं जो फॉल्ट जोन या फिर आप कह सकते हैं सीस्मिक जोन या वीक जोन के अंडर आते हैं। वो एरिया है आपके कश्मीर, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय, होल नॉर्थ ईस्ट एंड रन ऑफ कच्छ, राजस्थान एंड द एंडो गैंगेटिक प्लेन। तो ये वो एरिया है इंडिया के अंदर जहाँ पे अर्थक्वेक आने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। सम एरियाज ऑफ साउथ इंडिया ऑल्सो फॉल इन द डेंजर जोन। जो साउथ इंडिया है उसका भी थोड़ा हिस्सा है जो डेंजर जोन में आता है, जहाँ पे अर्थक्वेक हिट कर सकते हैं। Next is Richter scale. The power of an earthquake is expressed in terms of magnitude on a scale called the Richter scale. जो अर्थक्वेक है उसकी पावर क्या है, क्या वो स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक है, एक मीडियम अर्थक्वेक है, एक वीक अर्थक्वेक है, ठीक है। किस तरह का अर्थक्वेक है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, या वो वीक है, ये सब हमें पता पड़ता है रिक्टर स्केल से। तो रिक्टर स्केल क्या करता है, मेजर करता है मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक। डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक हैव मैग्नीट्यूड हायर देन 7 और 7.5 ऑन द रिक्टर स्केल। अगर रिक्टर स्केल पे आपकी जो रीडिंग आ रही है रिक्टर स्केल पे, अगर वो ज्यादा है 7 या 7.5 से, इसका मतलब है जो अर्थक्वेक है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। क्योंकि देखिए नीचे देखिए, माइनर 4 अगर रीडिंग आ रही है मतलब माइनर अर्थक्वेक है, 5 पे मतलब स्मॉल अर्थक्वेक है, 6 पे मतलब मॉडरेट अर्थक्वेक है। अगर 7 है या 7.5 है या उससे ज्यादा है तो इसका मतलब है जो अर्थक्वेक है वो स्ट्रॉन्ग है और उससे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। In fact, an increase of 2 in magnitude means 1000 times more destructive energy. जैसा कि यहीं पे समझाती हूँ, 7 का मतलब क्या है कि अर्थक्वेक स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं मैग्नीट्यूड 2 बढ़ा दूँ यानी कि 8 के बाद 9 कर दूँ, इसका मतलब क्या है, ग्रेट, यानी कि जो अब डिस्ट्रक्शन करने का लेवल है अर्थक्वेक का वो 1000 टाइम बढ़ गया। तो अगर मैग्नीट्यूड में 2 से ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि देखिए 4 पे माइनर था लेकिन 6 पे मॉडरेट है, 5 पे स्मॉल अर्थक्वेक था लेकिन 7 पे स्ट्रॉन्ग है, तो अगर मैग्नीट्यूड 2 डिजिट से बढ़ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि जो अर्थक्वेक है उसकी पावर, डिस्ट्रक्टिव पावर 1000 टाइम बढ़ गई।
नेक्स्ट बात करते हैं सीस्मोग्राफ। The tremor produce waves on the surface of the earth. These are called seismic waves. The waves are recorded by an instrument called the seismograph. ये डायग्राम देखिए, जब अर्थक्वेक क्रिएट होता है तो देखिए ये अर्थ की बड़ी बड़ी प्लेटें हैं, जब ये आपस में रब कर रही हैं, कोलाइड कर रही हैं तो अर्थक्वेक आया। जब अर्थक्वेक आया तो ये वेव्स आपको रेड रेड दिखाई दे रही है, ये वेव्स जनरेट होती हैं, यानी कि अर्थक्वेक तो सिर्फ 2 प्लेटों पे हुआ लेकिन जो उसका इफेक्ट है वो दूर तक हुआ, तो ये सीस्मिक वेव्स हैं। ठीक है, ये जो शेकिंग हो रहा है, ये अर्थ का सरफेस हिल रहा है जोर जोर से, ये दूर तक हुआ, सीस्मिक वेव्स हैं जो दूर तक जनरेट हुई। ठीक है, तो वो इंस्ट्रूमेंट जो रिकॉर्ड करता है सीस्मिक वेव्स को उसे कहते हैं सीस्मोग्राफ। ये आपको इमेज दिखाई दे रही है इस डिवाइस की। ठीक है, ये है सीस्मोग्राफ। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक। The building located in the seismic zone should be constructed in a way that they can handle major tremor. अर्थक्वेक जो प्रोन इलाके हैं, ऐसे इलाके जहाँ पे आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं अर्थक्वेक, वहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं उनका कंस्ट्रक्शन इस तरीके से करना चाहिए कि हल्के झटके, ठीक है, वो बर्दाश्त कर सके। तो फॉलोइंग मेजर्स हमें लेने चाहिए। फर्स्ट इज पीपल शुड ऑलवेज कंसल्ट आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर बिफोर कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू बिल्डिंग। कभी भी एक नई बिल्डिंग बनाने से पहले आपको आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स को कॉन्टैक्ट करना चाहिए, उनकी सलाह लेनी चाहिए कि किस तरीके से कंस्ट्रक्शन कराएं। सेकेंड बात है, जो रूफ है बिल्डिंग की वो इस तरीके से बनाए कि उसका वेट हल्का हो। ठीक है, इसकी से क्या होगा, अगर अर्थक्वेक आता भी है तो अगर आपके ऊपर रूफ गिरती है तो क्योंकि वो हल्की चीज़ों से बनी हुई है तो डैमेज आपकी प्रॉपर्टी का इतना ज़्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट इज ट्रिमर एंड मड। ऐसे इलाकों में जहाँ पे अर्थक्वेक बार बार आता है आपको क्या करना चाहिए, आपको अपना घर बनाना चाहिए लकड़ियों की हेल्प से और थोड़ा उसमें मड भी यूज़ करना चाहिए। ठीक है, या तो मिट्टी के घर बनवाइए या फिर लकड़ी के घर बनवाइए, इन्हें कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करिए। इसकी जगह अगर आप हैवी मटेरियल यूज़ करेंगे, ब्रिक से बनाएंगे, तो जब बिल्डिंग टूटेगी अर्थक्वेक आने पे तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा। द शेल्फ एंड कबर्ड शुड बी फिक्स्ड ऑन द वॉल सो दैट दे डू नॉट फॉल ऑफ इजीली। जो आपने कि शेल्फ बनाई है अपने घर में, वुडन शेल्फ बनाई है, ठीक है, वो इस तरीके से बनवाए कि वो आपकी दीवार में फिक्स रहे। कभी अर्थक्वेक आए या हल्का सा भी झटका आए तो ऐसा नहीं हो कि वो उखड़ के आपके ऊपर गिरे, प्रॉपर तरीके से उन्हें फिक्स कराइए दीवारों में। सेकंड, बिल्डिंग शुड हैव फायर फाइटिंग इक्विपमेंट एज अर्थक्वेक मे कॉज फायर। जब अर्थक्वेक आता है तो बहुत चीज़ें आपस में कोलाइड करती हैं, आपस में टकराती हैं, जिसकी वजह से फायर लगने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए ऐसी बिल्डिंग्स में जो अर्थक्वेक प्रोन इलाकों में है वहाँ पे क्या होना चाहिए, फायर को बुझाने के इक्विपमेंट्स भी होने चाहिए। इफ़ यू आर एट होम, अगर आप घर पे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको एक टेबल के नीचे शेल्टर लेना चाहिए और उसके नीचे तब तक रहना चाहिए जब तक कि अर्थ की शेकिंग बंद ना हो जाए। स्टे अवे फ्रॉम टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स एज दे में फॉल ऑन यू। जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट हैं, भारी ऑब्जेक्ट हैं, उनसे दूर रहिए, नहीं तो हो सकता है कि अर्थ की शेकिंग की वजह से वो आपके ऊपर गिर जाए। इफ़ यू आर इन बेड, डू नॉट गेट अप, प्रोटेक्ट योर हेड विद योर पिलो। अगर आप बेड पे हैं तो उठो मत, अपने सर को पिलो से बचाओ। इफ़ यू आर आउटडोर, अगर आप घर के बाहर हैं तो आपको क्या करना है, फाइंड अ क्लियर स्पॉट। एक ऐसी जगह ढूंढो जहां आसपास बड़े बड़े हैवी ऑब्जेक्ट्स नहीं है, बिल्डिंगों पेड़ों से दूर रहिए, पावर लाइन से दूर रहिए, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि पावर लाइंस टूटे और आपको करंट लगे। ठीक है, बिल्डिंग्स या फिर ट्रीज हैं, ये इनके गिरने के चांसेस होते हैं अर्थक्वेक में, इसलिए ऐसी जगह पे जाइए जो कि खुला मैदान हो और जहां दूर दूर तक कोई चीज़ नहीं हो। ड्रॉप टू द ग्राउंड। इफ़ यू आर इन अ कार और बस, डू नॉट कम आउट। अगर आप किसी कार या बस के अंदर हैं तो बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आस्क द ड्राइवर टू ड्राइव स्लोली टू अ क्लियर स्पॉट एंड डू नॉट कम आउट टिल द शेकिंग स्टॉप। अगर आप किसी कार के या बस के अंदर हैं तो ड्राइवर से बोलो कि किसी भीड़ वाली जगह से दूर ले चले, किसी सेफ जगह पे ले चले जहां आसपास ज़्यादा पेड़ पौधे बिल्डिंग्स नहीं हो, पावर लाइंस ना हो इलेक्ट्रिकल, और वहां पे जब आप जाएं और जब ये अर्थ की शेकिंग बंद हो जाए उसके बाद ही उस व्हीकल से बाहर निकलिए। दैट वॉज ऑल, थैंक्स फॉर लिसनिंग।